हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड एस्पिरेंट्स। तो आप लोग कैसे हैं। आज हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 9th का सेकंड चैप्टर, जिसका नेम है फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। आपने देखा होगा कि जो आपकी अर्थ है, ठीक है, वो बेसिकली दो पार्ट में डिवाइडेड है। वन इज़ वाटर बॉडीज़ एंड अनदर इज़ लैंड मासेस। बट जो लैंड मासेस हैं उनमें भी आपको अलग अलग तरीके के फीचर्स देखने को मिलेंगे। जैसे आपको प्लेन एरिया मिलेगा देखने को, यानी जो मैदान होते हैं। आप माउंटेन्स देखोगे जो कि पर्वत है। इन्हीं के छोटे फार्म आपको मिलेंगे हिल्स, जो कि पहाड़ियाँ हैं। प्लेट्यूज देखोगे यानी पठार, वैलीज, डिजर्ट्स, आइलैंड्स यानी द्वीप, और कोस्टल प्लेन यानी जो समुद्र तटीय मैदान है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें आप जा कर के देखे होंगे इसमें से। बहुत सारे लोग जा कर के नहीं देखे होंगे, इमेजेस में देखे होंगे, मूवीज़ में देखे होंगे। इंडिया के साथ एक अच्छी बात ये है, या इंडिया की एक फीचर ये है कि यहाँ पे ये सभी फीचर्स पाए जाते हैं, यानी इंडिया में। ठीक है, इंडिया को इसीलिए सब कॉन्टिनेंट बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे हर चीज़ की वेरिएशंस है, बहुत वैरायटी है। ये लैंड फीचर्स की इतनी वैरायटी है, आपको पता है। लैंग्वेज की बहुत वैराइटीज़ है यहाँ पे, कल्चर की वैराइटीज़ हैं, लैंग्वेजेस की वैराइटीज़ हैं। ठीक है, तो अभी तो फिलहाल हम किस वैरायटी की बात कर रहे हैं, लैंड फीचर्स की, यानी जो फिजिकल फीचर्स है। ठीक, तो इंडिया में ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं। सो हम लोग इस चैप्टर में बात करेंगे इसी सब के बारे में। चैप्टर में भी अ लिटिल बिट लेंदी, क्योंकि हम एक ही पार्ट में ये पूरा चैप्टर कंप्लीट करेंगे। तो बट हम इसको बोरिंग नहीं होने देंगे, डोंट माइंड। और अगर आपको लेंदी लग रहा है तो आप 2 बार में इसको देख लीजिएगा। देखो, अगर आप एस्पिरेंट्स हो, यानी किसी कंपटीशन एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आपके लिए बेनिफिशियल है ही पूरी तरीके से। बाकी जो स्टूडेंट्स हैं वो जो देख रहे हैं, तो फर्दर अगली क्लासेस में भी उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बेसिक क्रिएट हो रहा है। इंडियन ज्योग्राफी वैसे भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लाइफ के हर फील्ड में जा कर के। ठीक, तो अब सबसे पहले हमारी जो बात आएगी इस पे वो ये आएगी कि यहाँ पे इंडिया में इस तरीके के डिफरेंट फिजिकल फीचर्स क्यों पाए जाते हैं। ठीक, तो आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा कि इन सब फिजिकल फीचर्स के पीछे 2 तरीके की फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल हैं। एक को बोलते हैं एंडोजेनिक और दूसरे को बोलते हैं एक्सोजेनिक। एंडोजेनिक का मतलब है कि वो फोर्सेस जो अर्थ के अंदर वर्क करती हैं, और एक्सोजेनिक का मतलब है वो फोर्सेस जो अर्थ के बाहर वर्क करती हैं। इसमें आपकी क्या आ जाएगी, इसमें आपका आ जाएगा टेंशन एंड कंप्रेशन, प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट, कन्वेक्शनल करंट। ठीक, ये सब इसमें आ जाएगी। जो एक्सोजेनिक है इसमें आपका इरोजन, वेदरिंग। अब इरोजन का काम केवल इरोड करके तो पूरा नहीं हो जाता है। ये क्या करेगी, इसको ट्रांसपोर्ट, यानी किसी चीज़ को जब इरोड किया जाएगा तो वो ट्रांसपोर्ट होगा, देन फिर उसका क्या होगा, डिपोजिशन होगा। मतलब जैसे बहते हुए पानी ने किसी मिट्टी को काटा, ठीक है, इसको यहाँ से कट किया, देन उसको कहीं ले करके जाएगी यानी ट्रांसपोर्ट करेगी, देन कहीं उसको ले जा करके छोड़ेगी यानी डिपॉजिट करेगी। तो इरोजन का काम 3 स्टेज में पूरा होता है। वेदरिंग का काम अपनी ही स्टेज से पूरा हो जाता है, इसीलिए इरोजन को कहते हैं एक्स सीटू, यानी अपनी जगह से हटा करके जो चीज़ें होती है इसको कहते हैं इन सीटू, यानी जो अपनी ही प्लेस पे रॉक्स ब्रेक होती हैं। तो आपको क्या ये समझ में आ गया कि किसी लैंड फीचर्स के लिए कौन सी एक्टिविटी जो है वो रिस्पॉन्सिबल होती है। ठीक, अगर डिपोजिशन को छोड़ दिया जाए, ठीक है, हालांकि डिपोजिशन भी रिलेटेड इसी से है, इरोजन से ही, ठीक है, फिर भी ये एक एग्जेप्शन कोई भी कह सकता है, आप भी कह सकते हो, बट फिर भी अगर इसको साइड में रखा जाए तो असलियत ये है कि जो एंडोजेनेटिक फोर्सेज होती हैं ये किसी भी लैंडमास के उसके राइज करने के लिए या सबडक्ट करने के लिए, यानी या तो कोई
लैंड मास अर्थ के नीचे धंस जाता है, जैसे कोई आइलैंड हो, कोई द्वीप हो, समुद्र के नीचे धंस जाए, ठीक इस तरीके का, या तो कोई राइज हो जाए जैसे कोई माउंटेन बन जाए। इसके लिए ये एंडोजेनिक फोर्सेस जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल होती हैं। और एक्सोजेनिक जो होती है, तो जैसे कोई लैंडफॉर्म ऊपर को राइज हुआ, ठीक है, तो इसको ये क्या करती हैं, तुरंत उसको काटना छाटना शुरू कर देती है। यानी इरोजन का क्या मतलब है कि किसी को काटना, ठीक है, तो वो उसको बराबर करने की कोशिश करती है, और नीचे की फोर्सेस को क्या करती हैं, ऊपर की तरफ राइज करने की कोशिश करती हैं। और इन्हीं दोनों की लड़ाई में और टकराहट में क्या होता है, लैंड फीचर्स का फॉर्मेशन होता है, लैंड फीचर्स का निर्माण होता है, राइट। तो अब हम इंडिया के इसमें जानेंगे कि इंडियन लैंड फीचर्स जो हैं वो कैसे बने। तो जैसे आप हिस्ट्री में टाइम पढ़ते हो, ऐसे ज्योग्राफी में भी है, यहाँ पे जियोलॉजिकल टाइम पीरियड्स डिसाइड किए जाते हैं, यानी टाइम पीरियड के हिसाब से जो जियोग्राफिक इवेंट्स हैं उनको बांटा गया है, डिवाइड किया गया है। तो हम यहाँ से जब इंडिया का फॉर्मेशन देखेंगे, यानी इंडियन लैंड फीचर्स कैसे बनते हैं, ठीक, तो आप ये जानो कि जो इंडिया का जो एक बड़ा वाला पार्ट है जो कि पेनिनसुलर रीजन है, देखो इंडिया का हम यहाँ पे एक छोटा सा पहले मैप बना देते हैं। तो सबसे पहले ये वाला जो बड़ा वाला पार्ट था, ये पार्ट था आपके गोंडवाना लैंड का। आपने पढ़ा होगा वेगनर की थियरी, ठीक है, तो उसमें उन्होंने जब बताया था कि सबसे पहले एक पेंजिया था जो कि एक लैंड मास था, ठीक है, और इसके चारों ओर वाटर था जो कि पैंथालासा था उस वाटर बॉडी का नाम। फिर ये पेंजिया ब्रेक होता है और इसके बीच में जो वाटर बॉडी, यानी ये वाटर बीच में आ जाता है, इसको बोलते हैं टेथिस सी, ठीक है। अब इधर का पार्ट जो है इसको बोलते हैं अंगारा लैंड, इसको बोलते हैं अंगारा लैंड, और इधर वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, गोंडवाना लैंड, ठीक। और ये बीच में टेथिस सी बन जाता है, वाटर बॉडी यहाँ बीच में परकोलेट कर जाती है, राइट। तो इंडिया जो ये पार्ट था ये इसी गोंडवाना लैंड का पार्ट था, ठीक है। फिर क्या होता है, फिर ये गोंडवाना लैंड ब्रेक हो जाता है, ठीक। ये ब्रेक क्यों होता है, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है आपकी जो कन्वेक्शनल करंट अभी हम लोग बोले थे, कन्वेक्शनल करंट, वो रिस्पॉन्सिबल है, ठीक। चूँकि हमें आपको पूरा डिटेल में समझा देना है, इसलिए हम हर टॉपिक को बिल्कुल एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे। जैसे अगर आप पीछे क्लासेज में नहीं पढ़े हो तो भी उसको जान लो, अगर पढ़े हो तो रिवाइज हो जाएगा। कन्वेक्शनल करंट एक्चुअली ये है जो अर्थ के नीचे यानी क्रस्ट के नीचे टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से जो एलिमेंट्स है, रॉक्स हैं, ये सब पिघली हुई अवस्था में पाए जाते हैं, मेंटल जो है मॉल्टन स्टेज में पाए जाते हैं, ठीक है। और उनको हम क्या बोलते हैं, वो मैग्मा चैम्बर्स हैं, मैग्मा चैम्बर्स हैं, ये सब पिघली हुई अवस्था में है। और यहाँ पर क्या होता है कि जैसे आपको पता है कि आप जब अर्थ के नीचे जैसे जैसे जाओगे तो टेम्परेचर आपका राइज होता है, पर 32 मीटर पे 1 डिग्री टेम्परेचर राइज हो जाता है, और इस तरीके के अर्थ के सेंटर में पहुँचते पहुँचते टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो यहाँ पे जो है क्रस्ट, यानी जो ऊपर आप रह रहे हो, क्रस्ट मेंटल कोर 3 पार्ट में बांटा गया है अर्थ को। तो क्रस्ट वाली पार्ट तो सॉलिड है, लेकिन उसके ठीक नीचे जो मेंटल वाला पार्ट है वो क्या है, वो लगभग लिक्विड स्टेज में है। तो उस लिक्विड स्टेज के ऊपर जो है आपकी जो क्रस्ट वाली पार्ट है वो फ्लोट कर रही है, तैर रही है, ठीक। और नीचे जो ये वाली पार्ट है यानी जो मेंटल वाली पार्ट है, उसमें क्या होता है, जैसे मेंटल की एक मोटी चादर है, ठीक। अब इसमें क्या है, चूँकि हम जैसे जैसे नीचे जाते हैं तो टेम्परेचर क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ता जाता है। तो इसका मतलब यहाँ पे टेम्परेचर कम होगा इस जगह पे, और यहाँ पे टेम्परेचर क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है। यहाँ पे टेम्परेचर कम होगा और यहाँ पर चीज़ें टेम्परेचर ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे अगर टेम्परेचर कम होगा तो यहाँ की चीज़ें क्या होगी, यहाँ से यहाँ कंपेरेटिवली क्या होगी, कोल्ड होगी। और कोल्ड होगी तो आपको पता है वो हैवी होगी, क्योंकि वो एक जगह पे श्रिंक करती है, ठंडी चीज़ सिकुड़ती है, तो हैवी होगी। और यहाँ की चीज़ क्या हो जाएगी, हॉट हो जाएगी, तो वो क्या करेगी, स्प्रेड करेगी, फैलेगी, और फैलेगी तो क्या हो जाएगी, ये लाइट हो जाएगी। तो जब ये सिचुएशन बनती है तो जो लाइट हो जाती है, हल्की हो जाती है, वो ऊपर की तरफ राइज करना शुरू करती है, और जो हैवी होती है वो नीचे की तरफ क्या होती है, सिंक करना शुरू करती है। तो इसकी, और फिर ये जब ऊपर आएगी तो फिर से यहाँ पे क्या होगी, थोड़ा सा कोल्ड होगी, ठीक। तो फिर से हैवी होगी और फिर नीचे की तरफ आने की कोशिश करेगी। यानी आपने देखा कि इस जो मैग्मा चैम्बर है इसमें क्या होता है, एक मूवमेंट चलती रहती है, कन्वेक्शन जैसा बनता है। तो इसी चीज़ को क्या कहते हैं, कन्वेक्शनल करंट कहते हैं, राइट। तो अब चूँकि ये मैग्मा चैम्बर है, इसमें हलचल हो रही है, इसी के ऊपर आपकी क्रस्ट है, तो इस जो कि इसके ऊपर फ्लोट कर रही है। जब यहाँ पे हलचल हो रही है, यानी जिस आधार पे जिस
फाउंडेशन पे ये क्रस्ट है, जब उसमें ही अगर कोई मूवमेंट हो रही है तो उसका इफेक्ट यहाँ क्रस्ट पर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? पड़ेगा। ठीक, तो यही जो है कन्वेक्शनल करंट की वजह से ये भी जा करके ब्रेक होता है। जो गोंडवाना लैंड था उसके पार्ट आपके और भी कॉन्टिनेंट्स, जैसे आपका इंडिया इसका पार्ट है, था मतलब ऑस्ट्रेलिया, हाँ है भी कह सकते हो, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, ठीक है, ये सब इसी गोंडवाना लैंड के, अंटार्कटिका भी आ जाएगा, तो ये सब इसी गोंडवाना लैंड के पार्ट थे, राइट। तो फिर क्या होता है कि ये यहाँ से ब्रेक हो जाता है, यानी इंडिया वाला पार्ट यहाँ से ब्रेक हो जाता है और फिर उसका नॉर्थवर्ड मूवमेंट होता है, यानी कि इस तरफ, ठीक। यहाँ पर आपको जो है ये सारी चीज़ें इसके बाद जो है आपको ज़्यादा समझ में आएगी, जो एक प्लेट टेक्टोनिक थियरी दी हुई है, ठीक है, प्लेट टेक्टोनिक थियरी। तो प्लेट टेक्टोनिक थियरी ही इसके आगे जो है हम इसमें इंक्लूड कर लेते हैं, तो वो आपको ज़्यादा डिटेल में बताएगी। तो प्लेट थियरी के हिसाब से क्या है कि जो आपकी क्रस्ट है ना, क्रस्ट ये बहुत सारी प्लेट्स की बनी हुई है। प्लेट्स एक तरीके की रॉक्स ही हैं, ठीक है, अलग अलग पार्ट में डिवाइडेड है। तो प्लेट्स की बनी हुई, जहाँ पे आपकी 7 मेजर प्लेट्स हैं और इसके बाद में बहुत सारी माइनर प्लेट्स हैं, यानी छोटी छोटी प्लेट्स हैं। ये 7 जो मेजर प्लेट्स हैं उनके नाम आपके, एक हो गया जिसको इंडियन प्लेट बोलते हैं, बट उसका कंप्लीट नेम इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, यूरेशियन प्लेट है, अमेरिकन प्लेट है, पैसिफिक प्लेट है, अंटार्कटिकन प्लेट है, ठीक। अगर मैं कोई नाम मिस कर रहा हूँ तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि आपको यहाँ पे प्लेट्स के नेम नहीं जानने हैं। तो ये डिफरेंट इसके अलावा बहुत सारी छोटी छोटी प्लेट्स हैं। तो खैर यहाँ पे हमको कौन सी प्लेट्स अभी जाननी है, इधर आपकी यूरेशियन प्लेट बनेगी, यूरेशियन प्लेट है, और यहाँ पे आपकी है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, ठीक है, जिसको इंडियन प्लेट भी बोलते हैं, ऑस्ट्रेलियन। हाँ, तो खैर अभी हम इस पे बात करते हैं कि ये प्लेट्स में डिवाइडेड है, और वही जो कन्वेक्शनल करंट चल रही होती है ना, इसकी वजह से इन प्लेट्स में मूवमेंट होते हैं। ये प्लेट्स जो है मोशन में होती हैं। अब प्लेट्स जो मोशन में होती है तो इनकी 3 तरीके की मोशन होती है। कितने तरीके की? 3 टाइप्स की इनकी मोशन होती है। या तो ये प्लेट्स एक दूसरे की तरफ मूव करेंगी और आपस में टकराएंगी, क्रम्बल करेंगी, या तो ये एक दूसरे से दूर जाएंगी, या तो एक दूसरे के आसपास से होकर के गुजर जाएंगी, ठीक है। तो जब एक दूसरे टकराएंगी तो इनकी जो बाउंड्री टकराएगी, तो इस चीज को हम बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव बाउंड्री इसको बोलते हैं, और इसको बोलते हैं कॉन्स्ट्रक्टिव बाउंड्री या मार्जिन कह सकते हैं, इसको बोलते हैं कॉन्स्ट्रक्टिव, और इसको बोलते हैं कंजर्वेटिव। जब यहाँ पे ये टकराती हैं तो ये ब्रेक होती हैं। अगर इनके बीच में कोई मुलायम यानी सॉफ्ट रॉक्स है तो वो फोल्ड हो जाती है, ऊपर की तरफ राइज कर सकती है। इसमें एक दूसरे से दूर जाती हैं तो बीच में जो गैप बनता है तो नीचे से मैग्मा ऊपर करके नई रॉक्स का फॉर्म करता है, इसीलिए इसको कॉन्स्ट्रक्टिव बोलते हैं। यहाँ पे एक दूसरे से पास कर जाती है, यानी कोई चीज़ बनती बिगड़ती नहीं, कुछ फॉल्ट्स वगैरह बनते हैं, ठीक। तो 3 तरीके की जो प्लेट्स की बाउंड्रीज होती हैं वो होती हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपने प्लेट टेक्टोनिक भी जाना। तो अब यहाँ पे क्या होता है देखो, हाँ और भी जान लो। अगर प्लेट्स के टाइप से बात करोगे 2 तरीके की प्लेट्स आपको मिलेंगी। ये प्लेट बाउंड्री के टाइप है। प्लेट्स की टाइप 2 तरीके की होती है, एक आपकी ओशियानिक प्लेट है, एक आपकी कॉन्टिनेंटल प्लेट है। आपको पता है कि ओशियन का अगर वाटर निकाल दो तो वहाँ पर भी नीचे क्या है, क्रस्ट है, लैंड मासेज जैसा वहाँ पे भी है। समुद्र की जो तलहटी है, बॉटम है, वो क्या है, वो क्रस्ट ही है, जैसे आपके कॉन्टिनेंट के क्रस्ट है, ठीक। तो वो भी प्लेट्स हैं और ये भी प्लेट्स हैं। हाँ, इनकी बनावट अलग अलग है। अगर आप ओशियन क्रस्ट की बात करोगे तो वो हैवियर है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, क्योंकि वो हैवी मटेरियल से बनी हुई है। तो ये अब इसमें कौन सी प्लेट टकराए, ओशियानिक प्लेट भी आपस में टकराती है, ओशियानिक कॉन्टिनेंटल प्लेट भी आपस में टकराती है, कॉन्टिनेंटल प्लेट भी आपस में टकराती है। टकराती का मतलब कोई जरूरी नहीं कि टकरा के डिस्ट्रक्टिव हो रहे हैं। डिस्ट्रक्टिव हो सकता है, कंस्ट्रक्टिव हो सकता है, कंजर्वेटिव हो सकता है। इन प्लेट्स के बीच में किसी के बीच में कुछ भी हो सकता है, कोई भी, और उसके अलग अलग नेचर हैं। अब ये चीज़ें आप प्लेट टेक्टोनिक में पढ़ोगे, अब यहाँ ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। इतना रेफरेंस इसलिए दे दिया क्योंकि ये चीज़ें आपको ये चीज़ समझने में हेल्प करेंगी। तो अब यहाँ पे देखो, यूरेशियन प्लेट भी कैसी प्लेट है, कॉन्टिनेंटल प्लेट है, और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट भी कैसी है, कॉन्टिनेंटल प्लेट है।
तो ये जो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, ठीक है, इसका नॉर्थवर्ड मूवमेंट होता है ऊपर की तरफ और जा करके ये टकराती है किससे, यूरेशियन प्लेट से टकराती है। तो जब ये यूरेशियन प्लेट से जा करके टकराती है, ठीक, तो इसके बीच में टेथिस सी था ना, तो इसके बीच में जो सेडिमेंट था, यानी इसमें जो अवसाद जमा थे, छोटी क्लास में आप माउंटेन बिल्डिंग के बारे में थोड़ा बहुत पढ़े होगे, यानी हिमालय कैसे बना, तो उसको थोड़ा मेमोराइज करो। फिर भी नहीं पढ़े होगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ये मत सोचना आप सर कह रहे हैं पढ़े होगे तभी समझ में आएगा, तो चलो हटाओ, यहाँ पे समझ में आने वाला नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो इसमें सेडिमेंट्स थे। सेडिमेंट्स का मतलब होता है जो नदियों में नीचे तलहटी में चीज़ें ला ला करके बाहर से जमा हो जाती हैं। तो जब ये इधर से यूरेशियन प्लेट का प्रेशर है ही, इधर से ये इंडियन प्लेट जो है ये इधर मूवमेंट कर रही है, ठीक, तो क्या होता है जो उसके बीच का सेडिमेंट होता है वो ऊपर की तरफ मुड़ जाता है। ठीक ऐसे देखो, जैसे मान लो ये बुक है, ठीक है, ये बुक है और इधर दोनों तरफ से प्रेशर पड़ेगा तो क्या होगा, ऐसे ये मुड़ जाएगी, ठीक। तो इसी तरीके से वहाँ पे फोल्डिंग हो जाती है, वलन हो जाता है, इसीलिए जो हिमालय माउंटेन है उसको फोल्ड माउंटेन बोलते हैं। और भी फोल्ड माउंटेन के एग्जांपल आपको मिलेंगे, जैसे आल्प्स जो यूरोप का है, रॉकीज़ जो अमेरिका का है, यानी नॉर्थ अमेरिका का, एंडीज़ जो साउथ अमेरिका का है, ये सारे माउंटेन्स ऐसे ही बने हैं, ठीक। जैसे ये जो है ये दो कॉन्टिनेंटल प्लेट जब आप एक दूसरे की तरफ आई हैं तो बना है, बट जो एंडीज़ है और जो रॉकीज़ है, यहाँ पे एक तरफ कॉन्टिनेंटल प्लेट है यानी अमेरिकन प्लेट है, दूसरी तरफ ओशियानिक प्लेट है यानी कि पैसिफिक प्लेट है। तो ऐसी दो प्लेट की टकराहट से बने हैं। चूँकि वहाँ पे ओशियानिक प्लेट है तो इसलिए वहाँ के माउंटेन में जो है वोल्केनो भी आते हैं यानी ज्वालामुखी भी आता है, और यहाँ पर जो है चूँकि ओशियानिक प्लेट है नहीं कॉन्टिनेंट तो इसलिए यहाँ पे वोल्केनो यानी ज्वालामुखी नहीं आता है। ज्वालामुखी का चैप्टर भी पिछले जो है वीडियो में मैंने जो ICSE बोर्ड का वीडियो है उसमें मैंने पढ़ाया है। तो बोर्ड वोर्ड से मतलब नहीं होता है, जानकारी सबके लिए बराबर होती है। वहाँ पे बोर्ड लिख गया, इससे ये कोई साबित नहीं हो जाता है कि वो आपके काम की चीज़ नहीं है। अगर आपके पास समय है तो वोल्केनो वाला वीडियो आप उसको देख सकते हो, वो बहुत बेहतरीन जानकारी मैंने उसमें भर दी है। वोल्केनो के बारे में आप सब कुछ जान जाओगे। प्लेट टेक्टोनिक भी वहाँ पे फिर से डिटेल में बताई गई है, क्योंकि प्लेट टेक्टोनिक ऐसी इवेंट है, एक ऐसी इंसिडेंट है जो कि आपके माउंटेन बिल्डिंग से यानी पर्वत कैसे बनते हैं, ठीक है, चट्टानों का निर्माण कैसे होता है, भूकंप कैसे आते हैं, ज्वालामुखी कैसे आता है, ठीक। तो इन सारी जो घटनाएं होती हैं इन सब के लिए प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट जो है वो रिस्पॉन्सिबल है। प्लेट टेक्टोनिक की खोज की थी एक वैज्ञानिक थे हैरी हेस, 1960 में उन्होंने इसके बारे में बताया था। प्रोसेस पहले से भी चल रही थी और बहुत सारी खोजें हो चुकी थी, लेकिन सारी खोजें उस चीज़ को सेटिस्फाई नहीं कर रही थी। सबके प्रोस एंड कॉन्स थे, यानी सबकी कुछ कमियां थी, लेकिन प्लेट टेक्टोनिक की फिलहाल अभी तक कोई कमी नहीं निकाली जा पाई है। ये पूरी तरीके से चीज़ों को एक्सप्लेन कर देता है। तो जब इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट इधर की तरफ नॉर्थवर्ड उसका ड्रिफ्ट हुआ तो इसके बीच का जो रीजन था वो फोल्ड हुआ, और फोल्ड होकर के वो बन गया आपका क्या, हिमालय, ठीक, ये हिमालय बन गया। अब चूंकि यहाँ पे फोल्ड हुआ वो बीच का पार्ट हिमालय बन गया, तो हिमालय के ठीक इधर जो है यानी नॉर्थ में यहाँ पे आपके कुछ डीप्स बन गए यानी गड्ढे बन गए, ठीक, जिनको कहा गया बेसिन। बेसिन होता है लैंड का एक निचला हिस्सा होता है ज़मीन का, ठीक है, जहाँ पे बाद में नदियाँ अपने जो सेडिमेंट्स होती है, सेडिमेंट जान लो, फिर से बताया जब नदियाँ जो चीज़ों को काटती हैं ना, फिर मलबा जो इकट्ठा करती है उसको सेडिमेंट कहते हैं। तो सेडिमेंट आकर के जहाँ पे डालती है उसे क्या कहते हैं, बेसिन कहते हैं। अब यहाँ बेसिन न जान पाओ तो आपके घर में लगी होगी बेसिन, जिससे मुंह धुलते हो, बर्तन जिस बेसिन में धुले जाते हो। बेसिन कैसा होता है भाई, बाकी चीज़ों से वो निचला हिस्सा उसमें ऐसे बना होता है कटोरदान जैसा, ठीक। तो ऐसे ही तो यहाँ पे ये बेसिन बन गया, ठीक। तो यानी तो यहाँ पे फिर हिमालय से जो निकलने वाली रिवर्स थी, अब ये चीज़ आपकी पूरी हो चुकी है, यहाँ पे इतना आपका पूरा हो गया, आप समझ गए होगे इसको। तो यहाँ पे हिमालय माउंटेन बन गए। देन जो बेसिन बना तो बाद में हिमालय से जो निकलने वाली रिवर्स थी यानी नदियाँ थी, वो सेडिमेंट्स ला ला करके इसमें डिपॉजिट करती गई, और आज आपका जो प्लेन एरिया है, ठीक, जैसे जो बेसिकली पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड का पार्ट, वेस्ट बंगाल का पार्ट, ठीक है, थोड़ा मध्य प्रदेश का पार्ट, ये सारी चीज़ें कौन से एरिया हैं, सब प्लेन एरिया हैं। तो यहाँ पे उन नदियों ने ला करके अपने जो सेडिमेंट्स डिपॉजिट किए, तो ये आपका प्लेन रीजन बन गया, ठीक है। अब उस पर जो बाहरी एक्टिविटी हुई, यानी आपने देखा था कि एक्सोजेनिक जो फोर्सेज हैं उसकी वजह से इधर आपका डेजर्ट रीजन बन गया, यानी ये वाला डेजर्ट रीजन बन गया। ये आपका हिमालयन रीजन है, ये हिमालय है पूरा, है ना। ये आपका प्लेन रीजन है। मैप में यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ से मैप में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो CBSE बोर्ड वाले हैं, तो मैप में भी ध्यान रखिएगा।
देन यहाँ पे आपका डेजर्ट रीजन है। बेसिकली ये प्लेन का हिस्सा ही है, जो मैदानी रीजन है वो जो बाहरी एक्टिविटीज़ है उनकी वजह से उसका फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है। देन अब ये वाला जो प्लेट्यू वाला हिस्सा था पूरा, ये पहले से ही था, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा ओल्ड, यानी ये सब जो चीज़ें पूरा है इसमें सबसे ज़्यादा ओल्ड मासेज यही है, सबसे पुराने जो लैंडफॉर्म्स हैं वो यही है, क्योंकि जब ये गोंडवाना लैंड का पार्ट था तब से ये बने हुए थे। जिस टाइम पे गोंडवाना लैंड का पार्ट था, यानी ये चीज़ यहाँ पर थी, उस टाइम पे यहाँ पे वॉल्केनिक इरप्शन भी हुआ था, यानी ज्वालामुखी विस्फोट भी हुआ था, लेकिन वो भड़ाका फटने वाला नहीं। ज्वालामुखी विस्फोट दो तरीके के होते हैं, एक तो भड़ाक से फटता है वो वाला जिसको कोनिकल इरप्शन बोलते हैं, एक में होता है क्रैक्स के थ्रू धीरे धीरे मैग्मा बाहर की तरफ निकल के फैलता जाता है, ठीक है। उसको आप थोड़ी दूर पर खड़े होकर के आराम से ऐसा होते देख भी सकते हो, ठीक। और वो जो कोनिकल वाला होता है वो नहीं देख सकते हो, वो वहाँ से तुरंत भेज दिया जाएगा, यहाँ क्यों खड़े हो, भगवान के यहाँ जाओ, तुम यहाँ इसको खड़े होकर मत देखो। तो उस तरीके का यहाँ पे इरप्शन हुआ था और फिर उसकी वेदरिंग हुई। अभी इरोजन और वेदरिंग दो चीज़ें बताए थे ना, तो वेदरिंग वगैरह हुई और इस तरीके की रॉक्स बनी। तो ये बहुत पुरानी रॉक्स हैं, ये सब पहले से बनी हुई हैं। देन हम लोगों ने क्या देखा था, कोस्टल प्लेन। तो ये वाले रीजन आपके कोस्टल प्लेन वाले यानी समुद्र तटीय इलाके। तो ये कैसे बनते हैं, समुद्र में जो वेव्स यानी तरंगे और जो है टाइड्स यानी ज्वार भाटा, ठीक है, और ये सब जो यहाँ पे उठते हैं, तो ये सब यहाँ पे जो कटाव छटाव करती हैं किनारे, तो इससे क्या बनते हैं, समुद्र तटीय इलाके यानी कोस्टल प्लेन्स का फॉर्मेशन होता है, राइट। अब यहाँ पे आपको पता है इधर आपके लक्षद्वीप आइलैंड है, इधर अंडमान निकोबार द्वीप से, ठीक है। ये फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा ही था, फर्स्ट चैप्टर आपने देखा होगा, नहीं देखा होगा तो प्लेलिस्ट में जाइए उसको देखिए। क्या नाम था उसका, हमें तो नाम नहीं याद है, क्योंकि हाँ इंडिया साइज एंड लोकेशन, तो उसमें ये सब चीज़ें, चैप्टर का नाम नहीं याद था, तो ये सब चीज़ें वहाँ पे आपने देखी हैं कि कौन सी चीज़ कहाँ पर है। तो आइलैंड्स कैसे बनते हैं, तो जैसे ये लक्षद्वीप आइलैंड है, ये कोरल आइलैंड है। कोरल जो समुद्र के अंदर की एक एक्टिविटी होती है, कोरल का हिंदी मूंगा होता है, वहाँ पे कुछ एक तरीके के लिविंग ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, बट देखने में लिविंग नहीं लगते हैं, वो पेड़ पौधे जैसे लगते हैं। तो वो वहाँ पे कोरल्स का निर्माण करते हैं और उससे ये बना हुआ है। आगे पढ़ोगे कोरल्स के बारे में भी, एक चैप्टर में कितना कुछ इंक्लूड कर देंगे, जितना आपकी ज़रूरी चीज़ है वो हम यहाँ पे बता रहे हैं। अब यहाँ पे अंडमान निकोबार आइलैंड्स हैं, ये सब जो है जैसे अर्थ के अंदर की जो एक्टिविटीज़ हैं ना उसकी वजह से होते हैं। कभी कभी कोई पार्ट ऊपर की तरफ राइज हो जाता है तो आइलैंड्स के फॉर्म में दिखने लगता है, कभी कभी कोई आइलैंड्स सबमर्ज भी कर जाते हैं, यानी नीचे की तरफ धंस भी जाते हैं, तो ये सब एक्टिविटी चलती रहती हैं। तो अंडमान निकोबार आइलैंड इस तरीके से बना। तो जितने फिजिकल फीचर्स की बात की थी, बने कैसे, सबकी बात यहाँ पर हो गई, राइट। तो अब इसको यहाँ से इरेज करते हैं। अगर कोई चीज़ आपको नहीं समझ में आती है कहीं पे भी, तो कितने मिनट पर चीज़ नहीं समझ में आई वो उतना टाइम डालो कमेंट बॉक्स में और वहाँ पे लिखो कि ये चीज़ मुझे समझ में नहीं आई है। तो या तो मैं आपको वहीं कमेंट बॉक्स में बता दूंगा, या तो मैं आपको अगले वीडियो में, यानी जो ज्योग्राफी से रिलेटेड अगला वीडियो बनेगा वहाँ पर मैं उन चीज़ों को एक्सप्लेन कर दूंगा। मैं सारे कमेंट रीड करता हूँ और उसका रिप्लाई करता हूँ। इसके अलावा हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप है, ठीक। व्हाट्सएप की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, टेलीग्राम आप करियर एग्जाम्स अगर सर्च करोगे तो टेलीग्राम पे हम आपको मिलेंगे, फेसबुक पर मिलेंगे, करियर एग्जाम्स नाम से पेज है, और यहाँ कहीं भी आके इंस्टाग्राम पे भी हम हैं, तो यहाँ कहीं भी आके आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, हमारे पास टाइम होता है, हम आपको आंसर करते रहते हैं, ठीक। क्योंकि हमारा उद्देश्य खाली ये है कि आप लोगों को पूरी तरीके से किसी चीज़ की जानकारी हो जाए, ठीक। तो अब जो हमारा अगला टॉपिक है यानी इसी में, ठीक है, वो आ जाएगा मेजर फिजियोग्राफिक डिवीजन। मेजर फिजियोग्राफिक डिवीजन, मुख्य भौतिक विभाग। तो वही चीज़ जो अभी भौतिक विभाग हम लोग पढ़े हैं ना, तो अब उसके बारे में एक एक करके चर्चा करेंगे। तो कौन कौन से विभाग भाई आप लोगों ने पढ़े, तो सबसे पहला आपने क्या देखा, कौन सी चीज़ थी हिमालयन माउंटेन था, राइट। दूसरी चीज क्या देखी थी आपने, नॉर्दर्न प्लेन्स, राइट। दूसरी आपने नॉर्दर्न प्लेन्स देखी थी। थर्ड थिंग आपने क्या देखी थी, पेनिनसुलर प्लेट्यू।
देखिए प्लेट्यू मतलब पठार होता है, पेनिनसुलर इसलिए कहते हैं क्योंकि जो पार्ट तीन तरफ वाटर से घिरा होता है उसको पेनिनसुला कहते हैं। आपको पता है ये रीजन इधर आपका बे ऑफ बंगाल है, बे ऑफ बंगाल, यहाँ पे आपका इंडियन ओशियन है और यहाँ पे आपका क्या है, अरेबियन सी है। तो तीन साइड से वाटर, इसीलिए इसको पेनिनसुला बोलते हैं, तो इसीलिए इसको नाम दिया गया पेनिनसुलर प्लेट्यू। ठीक है, फोर्थ आपका है इंडियन डेजर्ट। ठीक, फिफ्थ आपका है कोस्टल प्लेन और आपका आ जाएगा आइलैंड्स। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इसको 6 बोलो कि 6 फिजिकल डिविजन्स में डिवाइड किया गया है, क्योंकि यहाँ पे कोई ज़रूरी नहीं है कि अगले से आप पूछोगे तो आपको 6 ही बताएगा। आपको ये ध्यान रखना है कि वो सारे नेम बताता है। इवन हायर क्लासेस में जब आप जाओगे तो एक ज्योग्राफर है जिनकी बुक बहुत ज़्यादा फेमस है, ठीक है, दो लोगों का नाम ले लो, माजिद हुसैन भी बहुत फेमस है और सविंदर सिंह भी, डॉक्टर सविंदर सिंह भी बहुत फेमस है, दोनों लोग बहुत फेमस है। तो वहाँ पे आपको इसको मुश्किल से 4 पार्ट ही मिलेंगे। अब 4 पार्ट किस तरीके से मिलेंगे, उन्होंने जो आपका इंडियन डेजर्ट है उसको प्लेन में ही इंक्लूड कर लिया है। वैसे भी मैंने बताया था कि है बेसिकली वो प्लेन रीजन ही, तो अब वो बालू वाला रीजन है, तो उन्होंने इसको इसमें कन्वर्ट कर लिया, यानी एक ये कम हो गया। कोस्टल प्लेन एंड आइलैंड, इसको उन्होंने एक में कर लिया है, तो ऐसे करोगे तो 4 पार्ट ही बचेंगे। ठीक, यूपी बोर्ड की जो पहले किताबें चलती, यूपी बोर्ड में एनसीईआरटी चलती, तो उसकी जो पहले किताबें चलती थी उसमें था जो 5वां पार्ट आपका होता था वो कोस्टल प्लेन्स एंड आइलैंड्स, इसको एक में रख दिया जाता था। तो नंबर डजंट मैटर दैट यू हैव टू इंक्लूड ऑल द फिजियोग्राफिक डिविजन्स, राइट। तो नंबर पे नहीं जाना है, ये देखना है, जिससे आप भी पूछो कभी भी डिस्कशन में तो आप इतना ध्यान रखो कि वो क्या सारे नेम बता रहा है या नहीं बता रहा है। तो चलो इरेज कर दिया, चलो कोई बात नहीं है। तो अब इसमें सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे, हिमालयाज़ के बारे में। ठीक, तो अगर हम इंडिया का मैप देखते हैं तो यहाँ से ले करके, यानी यहाँ पे दो चीज़ें कह सकते हो। अगर रिवर का रेफरेंस लोगे तो आप कहोगे, सॉरी, इंडस रिवर। कौन सी रिवर, इंडस, जिसको हिंदी में बोलते हैं सिंधु नदी। सिंधु, सिंध मत बोलना, सिंध नदी एक और भी छोटी सी नदी है, ठीक है, ये बड़ी नदी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूरा रिवर सिस्टम है। तो सिंधु मैंने बोला है, इंग्लिश में इंडस बोला है, तो इंडस रिवर अगर रिवर का रेफरेंस लोगे। अगर माउंटेन का रेफरेंस लोगे तो इसको कहोगे नंगा पर्वत। कौन सा, नंगा पर्वत, इसका नाम है नंगा पर्वत। यहाँ से ले करके और यहाँ जो नीचे ये मुड़ गया ना, यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश है आपका स्टेट, ये जम्मू एंड कश्मीर है, ये अरुणाचल प्रदेश है। तो अरुणाचल प्रदेश में अगर रिवर का रेफरेंस लोगे तो यहाँ पे रिवर आपकी पड़ेगी ब्रह्मपुत्रा। कौन सी रिवर, ब्रह्मपुत्रा। और अगर माउंटेन का एग्जाम्पल लोगे तो नमचा बरवा, नमचा बरवा। मतलब अगर हिमालय का एक्सटेंशन आपको बताना होगा तो आप कहोगे कि वेस्ट टू ईस्ट, इधर वेस्ट है, पश्चिम इधर पड़ता है, पूर्व उधर पड़ता है। जब आप मैप में देखोगे तो आपके दाहिने हाथ पे जो है वो पूर्व होता है और बाएं हाथ पे पश्चिम होता है, यानी राइट हैंड पे आपका होता है ईस्ट और लेफ्ट हैंड पे होता है वेस्ट। तो वेस्ट टू ईस्ट हिमालय का एक्सटेंशन यानी फैलाव है। चाहे आप कहो कि इंडस रिवर से लेकर के ब्रह्मपुत्रा रिवर तक, और चाहे कहो नंगा पर्वत से लेकर के नमचा बरवा पर्वत तक। जब इसको कहोगे तो कहोगे इंडस रिवर के मोड़ से लेकर के, यानी यहाँ से नदी नीचे की तरफ मुड़ जाती है और यहाँ भी ब्रह्मपुत्रा नीचे की तरफ मुड़ जाती है, तो कहोगे इंडस रिवर के टर्न से लेकर के ब्रह्मपुत्रा रिवर के टर्न तक। ठीक, तो ये एक्सटेंशन कितना है, 2400 किलोमीटर का। ठीक, हिमालयाज जो है 2400 किलोमीटर के एक्सटेंशन में ये फैला हुआ है। हिमालयाज जो है वो दुनिया के सबसे नए बने पर्वतों में से एक हैं, नए बने वलित पर्वतों में से नहीं, यंग फोल्ड माउंटेन्स हैं ये। ठीक, जहाँ पे अब नए बने पर्वत हैं तो यहाँ पे क्रिस्टल इनस्टेबिलिटी पाई जाएगी, भी अस्थिरता है। अभी हिमालय और भी ऊंचे उठ रहे हैं, ऐसा जो है वो रिसर्चर्स बताते हैं, जो रिसर्च हैं वो ये सारी चीज़ें बता कि अभी वो उठ रहे हैं, वहाँ पे अभी भी चेंजेज हो रहे हैं। ठीक, अर्थक्वेक इसीलिए यहाँ पे आते हैं क्योंकि अभी ये जो है क्रिस्टल इनस्टेबिलिटी के, यानी जो इनका जो क्रस्ट है उसमें अस्थिरता अभी भी बनी हुई है। तो ऐसे ये रीजन्स हैं। ठीक, अब हिमालय को जो है इसको 3 लॉन्गिट्यूडनल, अगर इसका लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन करोगे, लॉन्गिट्यूडनल का मतलब क्या होता है, ऐसे ऐसे वाला डिवीजन,
तो इसको तीन तीन रेंजेज में डिवाइड किया गया है। पहला आपका जो है वो है ग्रेटर हिमालय, ग्रेटर हिमालय, ठीक है, इसको बोलते हैं हिमाद्री। दूसरा आपका है मिडिल हिमालय, जिसको बोलते हैं हिमांचल। और तीसरा आपका है लेसर हिमालय, जिसको बोलते हैं शिवालिक। ठीक, तीन रेंजेज में इसको डिवाइड किया गया है। अब जैसे हमारे ख्याल से जो वीडियो देख रहे वाले लोग हो गए वो ज़्यादातर इधर ही रीजन के हो गए, इंडिया के। ठीक, तो अब जब आप इधर से इधर की तरफ जाओगे तो आपको सबसे पहले कौन सी मिलेगी? शिवालिक मिलेगी। देन उसके नॉर्थ में आपको क्या मिलेगा? मिडिल हिमालय, हिमांचल मिलेगा। यानी हिमालय कहाँ से? यहाँ तक है, ये यहाँ पे। ठीक है, ये आपका नेपाल है, ये सिक्किम है। बहुत बेहतरीन मैप नहीं बना है बिल्कुल एग्जैक्ट, लेकिन आपके समझने के लिए है बस, बाकी हम यहाँ कार्टोग्राफी तो कर नहीं रहे हैं। तो सबसे पहले आपको शिवालिक रेंजेज मिलेंगी, देन मिडिल हिमालय मिलेगा, देन सबसे ऊपर जो है आपका वो क्या मिलेगा? ग्रेटर हिमालय मिलेगा। यानी सबसे पहले इधर जाओगे, जो आप छोटे मोटे हो सकता है गए हो तो नेपाल ओपाल, तो इधर जो माउंटेन देख करके आए हो किसके हिस्से हैं? जो सबसे आगे आप देख करके आओ, वो सब लेसर हिमालय यानी शिवालिक श्रेणी के, शिवालिक रेंज के हिस्से हैं। तो अब यहाँ पे हमको एक एक डिटेल में पढ़ना है। तो एक एक डिटेल में पढ़ना है हमें। तो सबसे पहले हमें कौन सा पार्ट पढ़ना है? सबसे पहला आ जाएगा ग्रेट हिमालय। ग्रेट हिमालय, ठीक, जिसको क्या बोलते हैं? हिमाद्री। हिमाद्री इसको इसलिए बोलते हैं कि जो सबसे बड़े ग्लेशियर्स हैं वो यहीं पे पाए जाते हैं। और सबसे बड़े ग्लेशियर्स इसलिए पाए जाते हैं कि सबसे ऊंची चोटियां जो हैं वो आपकी इसी ग्रेट हिमालयाज में हैं। ठीक, माउंट एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंची चोटी इसी में है। देन दूसरे नंबर की चोटी K2, जिसको गार्डविन ऑस्टिन बोलते हैं, ये दुनिया की सबसे सेकंड नंबर की चोटी है, ये भी यहीं पे है। देन कंचनजंगा, ये वर्ल्ड की थर्ड नंबर की चोटी है, ये भी यहीं पर है। ठीक है, हाइट देखो तो ये है 8850, ये है 8011 और ये है इतने किलोमीटर। ठीक, ये इसकी हाइट से। इसके अलावा भी और भी बहुत सारी हैं। ठीक, तो माउंट कॉमेट है, और भी ये नेपाल में है, ये दोनों इंडिया में पड़ती हैं। ये वाली डिस्प्यूटेड वाले रीजन में पड़ती है, यानी जो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है। ठीक, और ये जो है अपने कश्मीर में ही है। ठीक, कश्मीर ये भी है, कश्मीर हमारा है, लेकिन वो हमारे अंडर में नहीं है क्योंकि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड है। ठीक, तो और फिर बड़े बड़े ग्लेशियर्स जो हैं वो भी यहाँ पे, जैसे सियाचिन ग्लेशियर इसी का पार्ट है, बियाफो, बोल्टेरा, ये बहुत सारे नाम हैं जो ये बड़े बड़े ग्लेशियर यहाँ पर पाए जाते हैं। जो ग्रेटर हिमालयाज हैं ये एसिमेट्रिकल हैं। एसिमेट्रिकल का मतलब होता है कि असमतल हैं, एक जैसा कोई वहाँ पे हाइट पर भी एक जैसा नहीं है, डिफरेंट डिफरेंट चोटियाँ यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट पाई जाती हैं। ये जो है जो हिमालयाज हैं इनको यहाँ पे जैसे एक लाइन आपकी लिखे कि जियोलॉजिकली यंग और स्ट्रक्चरली फोल्ड, यानी अगर टाइम पीरियड के हिसाब से इनकी बात करोगे तो यंग माउंटेन है, और अगर स्ट्रक्चर की बात करोगे तो ये फोल्ड माउंटेन्स है। ठीक है, तो ये हिमालयाज आपके पाए जाते हैं। अब जो आपका ग्रेटर हिमालयाज है, ठीक है, इसकी हाइट जो है वो एवरेज हाइट 6000 मीटर्स है। ग्रेट हिमालयाज की बात कर रहे हैं। अब सोचो एवरेज हाइट, औसत ऊंचाई 6000 मीटर है, यानी कि इतनी ऊंची ऊंची चोटियाँ, तो औसत ऊंचाई इतनी हो ही जाएगी। अब इसकी अगर हम बात करें इसकी चौड़ाई की, यानी इंडिया का मैप अगर हम देखें तो ये जो आपका सबसे ऊपर वाली देखो, ये ग्रेटर हिमालय हो गया, देन ये मिडिल हिमालय हो गया, देन ये लेसर हिमालय हो गया, तीन रेंजेज आपकी हो गई। तो इस वाली रेंज की अगर हम देखेंगे चौड़ाई, ठीक, तो ये वाला जो रीजन है वेस्ट वाला, यहाँ पे ज़्यादा चौड़े पाए जाते हैं, लगभग 450 किलोमीटर तक की चौड़ाई है ऐसे वाली। और इधर जब हम आएंगे तो ये 150 किलोमीटर की चौड़ाई होती है, नहीं इधर ये कम चौड़े हैं। ठीक, इतनी बात हो गई आपकी ग्रेटर हिमालय के बारे में। अब दूसरा आपका कौन सा है? मिडिल हिमालय। मिडिल हिमालय या हिमांचल।
मिडिल हिमालय यार हिमाचल। तो ये जो ग्रेटर हिमालय है उससे कम ऊंचे हैं, इनकी जो एवरेज हाइट है वो आपकी है 4500 से 3700 किलोमीटर की एवरेज के बीच में। ठीक, ये जो है वो ग्रेटर हिमालय से ज़्यादा रग्ड रिलीफ फीचर के, यानी यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऊंचाई नीचे पाई जाती है, बहुत ज़्यादा डीप वैलीज यहाँ पर पाई जाती हैं। ठीक, यहाँ पे इसके अंदर जो और सारी रेंजेस हैं उनके नाम जैसे पीर पंजाल रेंज है, महादेव, मैकाले, इस तरीके की रेंजेस यहाँ पर पाई जाती हैं। कहाँ पे? मिडिल हिमालयाज में। ठीक है, कुछ फेमस वैलीज हैं जैसे कश्मीर वैली, कांगड़ा वैली, ये वैलीज कहाँ पर पाई जाती है? इसी मिडिल हिमालयाज के रीजन में पाई जाती है। राइट, अब नेक्स्ट आपका जो है वो है शिवालिक यानी लेसर हिमालय या शिवालिक। तो ये सबसे लेट बने हुए हैं, यानी जब जिस तरीके से फॉर्मेशन हो रहा था तो सबसे बाद में फॉर्मेशन, क्योंकि वहाँ पे टकराव हुआ तो कोई ये तो है नहीं कि हम लोग जाकर के खड़ाक से दीवार में लड़ जाते हैं, ऐसे वो आकर के गोंडवाना लैंड का जो है पार्ट था इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट जो है भड़ाम से लड़ी, ऐसा तो था नहीं, वो धीरे धीरे प्रोसेस हुई। तो ये कई मतलब सीरियल में इस तरीके से फार्म हुई, इसीलिए रेंजेज बन गई हैं। ठीक है, इसीलिए रेंजेज बन गई है। वो देखने में भी लगता है कि अलग अलग रेंजेज है, वहाँ पे जब देखा जाएगा तो वो दिखने में भी लगेगा कि अलग अलग रेंजेज हैं। तो सबसे बाद में शिवालिक रेंजेज यहाँ पर बनती है, जो कि कंपेरेटिवली सबसे नीचे वाले रीजन है, जिसकी हाइट जो आपकी पाई जाती है वो 900 से 1100 किलोमीटर की यहाँ पे एवरेज हाइट है। राइट, यहाँ पे जो है कुछ वैलीज पाई जाती हैं जिनको हम बोलते हैं दून या द्वार। एग्जाम्पल अगर लोगे जैसे हरिद्वार कहाँ पे पाया जाता है? शिवालिक रेंज में ही पाई जाती है। ठीक है, दून का एग्जाम्पल लोगे जैसे देहरादून, कोटली दून, पाटली दून। ठीक है, ये सब दून है, ये सब वैलीज के नाम है, वहाँ लोकल नेम है। दून और द्वार कैसे नेम है? लोकल नेम है वहाँ के। ठीक है, जैसे जो अभी पिछला वाला यानी हम लोग जो जो है मिडिल हिमालय पढ़े थे, वहाँ पे जो घास के मैदान है, यानी घाटियों में जो घास के मैदान, मूवी आप लोग देखे होंगे, तो वहाँ पे आपको भेड़ बकरी चराते हुए लोग मिल जाते हैं उन घाटियों में, उन वैलीज में, तो उनको हम बोलते हैं मर्ग। ठीक है, उन घास के मैदान को। ठीक है, तो ऐसे यहाँ पे इनका लोकल नेम क्या है? दून और द्वार। तो ये हो गए आपके डिवीजन किसके? द ग्रेटर हिमालयाज के। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब अगला जो है वो है आपका द नॉर्दर्न प्लेन्स। हाँ, एक चीज और जान लो, जैसे यहाँ पे आपने देखा ब्रह्मपुत्र का जो यहाँ पे टर्न था, ठीक है, यहाँ तक एक्सटेंशन इसका था, लेकिन इसके बाद में जो हिमालयन रेंज है वो नीचे की तरफ मुड़ जाती है, यानी फोल्ड तक यहाँ तक इसकी ऐसे ब्रिड थे, लेकिन इसके बाद यहाँ से नीचे को मुड़ जाती है, और ये जो मुड़ जाती है यहाँ पे, ठीक है, ये वाली, तो इसको बोलते हैं ईस्टर्न माउंटेन्स बोलते हैं। ठीक, और यहाँ पे आपके अगर लोकल नेम देखो तो उसको असम हिल्स बोलते हैं। यहाँ पे आपके पटकोई, नागा, ठीक है, इस तरीके की हिल्स यहाँ पर पाई जाती हैं। ठीक, तो ये चीज़ छूट गई थी। और अब हमारा टॉपिक अगला है द नॉर्दर्न प्लेन्स, यानी हिमालय के ठीक साउथ वाला जो रीजन आएगा वो आपका नॉर्दर्न प्लेन आएगा। अभी आपको मैप पे मैंने बताया था, नाम क्या है? नॉर्दर्न प्लेन्स। उत्तर का विशाल मैदान भी बोलते हैं नॉर्दर्न ग्रेट प्लेन्स। तो ये जो प्लेन बने, तो आपको मैंने बताया कि जब जो है जो इंडियन ऑस्ट्रेलियन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, वो यूरेशियन प्लेट से टकराती है, तो जो डीप्स बन जाते हैं वहाँ पे हिमालय से उतरने वाली जो नदियाँ हैं वो आपके इस प्लेन्स का निर्माण करती हैं। तो यहाँ पे जो नदियाँ उतरने वाली हैं वो बेसिकली 3 नदियाँ हैं। एक इंडस यानी जिसको हिंदी में सिंधु नदी बोलते हैं, दूसरी गंगा और तीसरी ब्रह्मपुत्र। देखो यहाँ पे हम ज़्यादा इन रिवर्स की मैप लोकेशन आपको इसलिए नहीं बताएंगे क्योंकि आपका 3rd चैप्टर जो है ड्रेनेज सिस्टम, वहाँ पे जो है रिवर्स का ही पूरा लोकेशन आपको बताया जाना है। तो इसलिए ज़्यादातर हम यहाँ पे सारी रिवर्स का मैप रिप्रेजेंटेशन आपको नहीं करेंगे, जिसका ज़रूरत लगेगी उसका हम कर देंगे खाली। ठीक है, तो इंडस रिवर, ये रिवर ही नहीं, जान लो पूरा रिवर सिस्टम है। रिवर सिस्टम मतलब ये जान लो कि इंडस की बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज है। ट्रिब्यूटरी जो होती हैं, जो एक रिवर से जो
आकर के दूसरी नदियां जो हैं वो इस नदी में आकर के मर्ज हो जाती है, तो उन नदियों को क्या कहते हैं? ट्रिब्यूटरीज। जैसे इंडस की आपकी कौन कौन सी हो गई? झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, ये सब नाम है ना, बियास, ये सब इसकी इस रिवर सिस्टम की और नदियां हैं जो आकर के बाद में अपना वाटर इसी में डाल देती हैं। गंगा की कौन सी हो जाएगी? अभी यमुना, पता ही है ना, प्रयागराज में जाके मर्ज हो जाती है। यमुना, घाघरा, गंडक, कोसी, कहाँ तक नाम लिखे। ऐसे ब्रह्मपुत्र में भी बहुत सी छोटी छोटी नदियां करके मर्ज होती हैं। तो यानी ये नदियां और इनकी ट्रिब्यूटरीज, इन सब ने मिल करके इस मैदान का निर्माण किया। तो इसको बेसिकली इंडो गंगेटिक प्लेन भी बोलते हैं, ठीक है, नाम, या इंडो गंगेटिक ब्रह्मपुत्रा प्लेन भी बोलते हैं। तो इसको रीजनल यानी नॉर्दर्न प्लेन को इन्हीं रिवर सिस्टम जिससे बनाए गए हैं, इस बेस पे इसको रीजनल डिवीजन बेस का कर देते हैं। तो रीजनल डिवीजन करेंगे तो इंडस वाला जो रीजन है इसको हम इधर बोलते हैं पंजाब प्लेन्स, पंजाब प्लेन्स। इसको बोलते हैं गंगेटिक प्लेन, गंगेटिक प्लेन्स। ये ब्रह्मपुत्रा का बनाया हुआ ब्रह्मपुत्रा प्लेन है, जो उधर हिली रीजन में भी जो उधर प्लेन्स पाए जा रहे हैं, वेस्ट बंगाल का थोड़ा सा पोर्शन उधर का, तो वहाँ पे ब्रह्मपुत्रा प्लेन्स है, राइट। तो रीजन कौन कौन से? पंजाब वाला पार्ट अगर देखोगे तो वहाँ जान ही जाओगे कौन कौन से रीजन है। ज़्यादातर पार्ट इसका जो है वो पाकिस्तान में है, जो पंजाब प्लेन्स वाला ज़्यादातर हिस्सा। गंगेटिक प्लेन वाला जो हिस्सा है तो इसमें कौन कौन सा आपका जो यूपी, बिहार, झारखंड का पार्ट, वेस्ट बंगाल का पार्ट, ठीक, मध्य प्रदेश का थोड़ा सा पार्ट, थोड़ा राजस्थान का वेस्टर्न पार्ट, ईस्टर्न पार्ट, तो ये सारी चीज़ें किसमें आ जाएंगी? गंगेटिक प्लेन में आ जाएंगी। तो इसकी भी अगर जो है आप अगर चौड़ाई लंबाई देखोगे तो ये भी ठीक, जो चूँकि हिमालयाज के पैरेलल ही है तो 2400 किलोमीटर की लेंथ इसकी भी है, राइट। और चौड़ाई जो इसकी है वो 400 से लेकर के 320 किलोमीटर के आसपास में इसकी है। टोटल इंडिया की नॉर्थ साउथ लेंथ कितनी है ये मैंने पिछले चैप्टर में आपको बताया था, तो आपको ये कमेंट करके यहाँ पर बताना है कि इंडिया की नॉर्थ साउथ लेंथ कितनी है, ठीक। अगर आप सिंसियरली वीडियो देख रहे हो तो कमेंट करिए। अगर कमेंट करोगे तो ये लगेगा कि जैसे मेहनत हम कर रहे हैं, आपको यहाँ पढ़ा रहे हैं, तो आप भी हमारे साथ में टीचिंग में इन्वॉल्व हो, ठीक है। और जब ये हमको मिलेगा तो फिर हम थोड़ा एनर्जेटिक रहेंगे, अगला चैप्टर और भी मन से पढ़ा रहे होंगे। हमें ये नहीं लगेगा कि हम सत्यनारायण कथा बाँच रहे हैं और फिर हम शंख बजाते हैं तो आप हाथ भी नहीं जोड़ते सत्यनारायण भगवान की जय ये भी नहीं कहते, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सत्यनारायण भगवान की जय आपको कहनी चाहिए। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि अभी और क्या पढ़ना है। हाँ, तो ये 3 डिवीज़न आपने देखे कि पंजाब प्लेन्स, गंगा जो गंगेटिक प्लेन्स है, ब्रह्मपुत्रा प्लेन्स है, इस तरीके से। लेकिन अभी इसमें और है, जैसा इसका नाम प्लेन है तो क्या ये पूरा प्लेन रीजन पाया जाता है? जनरली तो लोग यही कहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इसके भी और भी डिवीजन्स हैं, बेसिकली 4 हैं। जैसे जब हिमालय से रिवर निकलती है और सेडिमेंट डालना शुरू करती है तो सबसे पहला पार्ट जो आता है उसको हम कहते हैं भाबर। भाबर जो रीजन है यहाँ पर ये है, चूँकि बड़े बड़े बोल्डर यानी चट्टाने, पत्थर बड़े बड़े गिरते हैं तो उसके नीचे से पानी बहता रहता है, ठीक। और वो पानी बहता हुआ दिखाई नहीं देता है। अगर जितने लोगों ने माउंटेन विजिट किया है तो उन्होंने ये चीज़ देखा होगा, जो लोग नहीं गए हो तो जब भी जाना तो ये चीज़ वहाँ पे देखोगे। यानी पर्वत से जब नदियाँ नीचे सबसे पहले जहाँ पे आती है उस रीजन में आप जाओगे तो आप नदी तलहटी में ही घूम रहे होगे और आपके पैरों में पानी नहीं लगेगा, ठीक। वही पानी आगे चल के इतनी बड़ी बड़ी नदियाँ बनाती हैं। अभी जब हम वीडियो रिकॉर्ड करें तो बाढ़ का सीजन है, बहुत सारे लोग बाढ़ से परेशान है, वही नदी आकर के इतना बड़ा तबाही मचाती हैं, लेकिन वहाँ वो पानी नहीं दिखता है क्योंकि वो उन पत्थरों के नीचे नीचे पानी बहता रहता है, ठीक। तो उसको क्या कहते हैं? भाबर रीजन कहते हैं, पहला हो गया। देन उसके बाद में जब आगे आता है तो ये जो बड़े बड़े पत्थर हैं ये आपके क्या होते हैं? ख़त्म हो जाते हैं और पानी ऊपर की तरफ दिखाई देने लगता है। तो इसको हम कौन से लेंगे? टेराई, हिंदी में बोलेंगे तराई। तो तराई रीजन हो जाता है, ठीक है। इसके बाद और जान लो 2 रीजन में और इसको डिवाइड करते हैं। एक आपका होता है भाबर, ठीक है, भांगर। ये वो रीजन होते हैं जहाँ पे जो एलुवियम यानी जो सेडिमेंट है वो ला करके डाला जाता है और वो रीजन ऊंचे हो जाते हैं, एलुवियम, ठीक है, ऊंचे हो जाते हैं और वहाँ पे वो बाढ़ का पानी वो पहुँचना बंद हो जाता है। तो ये थोड़ा यानी अपेक्षाकृत कम उपजाऊ क्षेत्र हो जाते हैं। उपजाऊ बहुत होते हैं अपेक्षाकृत, किसकी अपेक्षा? खादर की। दूसरी सॉइल टाइप है खादर, जिसको न्यू एलुवियम बोलते हैं। ये ओल्ड एलुवियम कहते हैं, इसको न्यू एलुवियम कहते हैं, ठीक है।
यहाँ पे कंटिन्यू फ्लड रीजन आते रहते हैं, हर बार नई सॉइल इस पर डिपॉजिट होती रहती है, तो ये ज़्यादा जो है आपकी उपजाऊ होती है। और इसके बाद में यही प्लेन रीजन जो आगे आता है तो फिर नदियाँ डिस्ट्रीब्यूटरी में कन्वर्ट हो जाती हैं, यानी अपना सारा सेडिमेंट समुद्र के किनारे जो छोड़ देती हैं और फिर छोटी छोटी धाराओं से जाकर के समुद्र में समाहित हो जाती हैं। तो आप जो छोड़ देती हैं उसको क्या बोलते हैं, डेल्टा रीजन बोलते हैं, जो कि आप कह सकते हो इसी प्लेन रीजन का एक हिस्सा है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है ये प्लेन रीजन को डिवाइड करते हैं। अब आपका क्या बचा, अगला पार्ट है जो कि है द पेनिनसुलर प्लेट्यू। द पेनिनसुलर प्लेट्यू, प्रायद्वीपीय पठार हिंदी में बोलेंगे। ठीक, प्रायद्वीप क्यों बोलते हैं यानी पेनिनसुला क्यों बोलते हैं, अभी मैंने आपको बताया ही था। तो और भी आपको बताया था कि जो पेनिनसुलर यानी जो प्लेट्यू रीजन है ये सबसे स्टैटिक रीजन है। ठीक, यानी सबसे ओल्ड और सबसे स्टैटिक रीजन है। तो अगर हम इंडिया की बात, तो अब हम यहाँ पे अगर बात करेंगे तो किस पोर्शन को हम देखेंगे, इस पोर्शन को, इतना ही तो देखेंगे, ऊपर का प्लेन और प्लेट्यू रीजन हम लोग पढ़ चुके हैं। तो अब जो आपका प्लेट्यू रीजन है, ठीक है, तो प्लेट्यू क्या होते हैं, एक तरीके टेबल लैंड होते हैं, यानी ऊपर से समतल होते हैं। ठीक, और ये जो रीजन है ये बेसिकली बने हुए हैं जो इग्नियस रॉक है, क्योंकि वोल्केनिक ओरिजिन के हैं। ठीक, आपको बताया था मैंने कि वहाँ पे क्या हुआ था, वोल्केनिक इरप्शन हुआ था। अभी मैंने बताया था ना, भड़ाम से नहीं फटा था, धीरे धीरे निकल करके इस तरीके से फैला हुआ था। तो इसीलिए वो क्या है, इग्नियस रॉक्स हैं। और इग्नियस रॉक्स उनकी खासियत होती है कि वो क्रिस्टलाइन होती हैं, तो क्रिस्टलाइन है और चूँकि बहुत पहले बनी हुई है इसलिए इग्नियस रॉक्स कन्वर्ट होकर के मेटामॉर्फिक में भी बन गई है, तो मेटामॉर्फिक रॉक्स भी वहाँ पर पाई जाती हैं। रॉक्स के बारे में जब आप पढ़ोगे तो ये जानोगे, रॉक्स 3 टाइप की होती हैं, इग्नियस, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक। तो मेटामॉर्फिक दोनों रॉक्स को कन्वर्ट होकर के बाद में टेम्परेचर और प्रेशर की वजह से मेटामॉर्फिक में कन्वर्ट हो जाती है, इसीलिए मेटामॉर्फिक रॉक्स में कन्वर्टेड है। ठीक है, अब जो आपका प्लेट्यू है, ठीक है, इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। एक है आपका सेंट्रल हाईलैंड, सेंट्रल हाईलैंड्स, और दूसरा आपका है डेक्कन प्लेट्यू। 2 पार्ट में आपको डिवाइड, तो ये आपका डेक्कन प्लेट्यू वाला रीजन है, और इसके ऊपर का जो है ये आपका सेंट्रल हाईलैंड्स में आ जाएगा, जिसमें आपका यहाँ से आपकी विंध्यन रेंज है, विंध्यन रेंज। यहाँ पे आपका मालवा प्लेट्यू है, मालवा प्लेट्यू। इधर आपका आता है छोटा नागपुर प्लेट्यू, छोटा नागपुर प्लेट्यू। इधर वाला जो ईस्टर्न वाला रीजन है, यहाँ पे बुंदेलखंड और बघेलखंड के प्लेट्यूज, इसके अलग अलग नाम यहाँ पे पड़ जाते हैं। ठीक, अब यहाँ पे आप और देख लो, जैसे विंध्यन रेंज है, फिर यहाँ पे आपकी नर्मदा रिवर बहती है, और फिर रुको मार्कर चेंज कर लेते हैं, ये नर्मदा रिवर बहती है। देन यहाँ पे आपकी सतपुड़ा रेंज है, कौन सी, सतपुड़ा। अगर नहीं दिख रहा होगा तो नाम तो हम कंटिन्यू बोल रहे हैं, सतपुड़ा रेंज है। और फिर यहाँ पे आपकी बहती है तापी रिवर। ज़्यादातर नदियाँ आपकी इंडिया की जो है वो ईस्ट फ्लोइंग है, यानी बह करके गिरती हैं बे ऑफ बंगाल में, लेकिन ये 2 नदियाँ ऐसी हैं जो आपकी ईस्ट फ्लोइंग है, सॉरी वेस्ट फ्लोइंग है, और आकर के गिरती है अरेबियन सी में। जीके क्वेश्चन में पूछा जाता है कि उन नदियों के नाम बताइए जो कि वेस्ट की तरफ बहती है, इसीलिए बहती है कि यहाँ पे गार्ज बनता है। ठीक, इसलिए इधर की तरफ बहती है। तो यहाँ पे क्या हो गया, मालवा प्लेट्यू हो गया और विंध्यन रेंज हो गया। फिर यहाँ पे आपका क्या है, डेक्कन प्लेट्यू, यानी दक्कन का पठार। ठीक है, इसकी खास बात क्या है, देखो यहाँ पे ब्लैक सॉइल का पूरा रीजन पाया जाता है, जो कि लावा ओरिजिन हुआ था। ठीक है, और वो बाद में वेदरिंग होकर के ब्लैक सॉइल बनी हुई है, तो यहाँ पर पाई जाती हैं। इसका जो दोनों तरफ का मार्जिन है, तो यहाँ ये जो मार्जिन है ईस्ट में है, इसको बोलते हैं ईस्टर्न घाट, क्या बोलते हैं, ईस्टर्न घाट्स। और इस मार्जिन को बोलते हैं वेस्टर्न घाट्स, वेस्टर्न घाट्स। वेस्टर्न घाट्स ज़्यादा कंटिन्यूअस हैं और कंपेरेटिवली हाइट इनकी ज़्यादा है ईस्टर्न घाट से। जब मानसून आता है तो इससे टकरा करके यहाँ बारिश कराता है इस रीजन में। ठीक है, ये जो डेक्कन प्लेट्यू यहाँ से इधर वाला जो रीजन है ये कोस्टल प्लेन है। यहाँ आने के जो रास्ते हैं वो दर्रों से होकर के आते हैं, नहीं पासेज से होकर के आते हैं। 3 मेन पास पाए जाते हैं, थाल घाट, भोर घाट और पाल घाट। कौन कौन से दर्रे, थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट, और छोटे छोटे होंगे लेकिन ये मेन है। मैप में पूछे भी जाते हैं, इसीलिए मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, इग्नोर मत करना। तो ये यहाँ पे दर्रे पाए जाते हैं। यहाँ पे इनको वेस्टर्न घाट्स को सह्याद्री भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सह्याद्री।
हिल्स भी बोलते हैं। ये सब इसी प्लेट्यू रीजन के हिस्से हैं। देन आपका इधर आता है ईस्टर्न घाट्स। ये थोड़ा हाइट इनकी कम है, कम कंटिन्यूअस है, ठीक है। यहाँ पे आपकी शिवराय हिल्स पाई जाती हैं, शिवराय हिल्स, जो कि तमिलनाडु में बेसिकली पाई जाती हैं इधर, ठीक है। और अगर डेक्कन प्लेट्यू की कुछ हिल्स की बात कर लो तो अनाईमुडी हिल्स आपकी पाई जाती है, अन्नामलाई और नीलगिरी हिल्स, कार्डामम जिसको हिंदी में इलायची पहाड़ियाँ बोलते हैं, सबसे साउथ में पाई जाएगी, यानी इंडिया के सबसे सदर्न में पाई जाने जो हिल्स है उसका क्या नेम है, कार्डामम, यानी इलायची की पहाड़ियाँ, ठीक। तो किसका नाम लिया, नीलगिरी का नाम लिया, अनाईमुडी का नाम लिया, अन्नामलाई का नेम लिया हमने, कार्डामम का नाम लिया। तो ये सब हिल्स यहाँ पर पाई जाती हैं, कुछ पासेस के हमने नेम लिए, ठीक। अब अगर हम इन प्लेट्यूज की बात करें तो क्यों ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से नदियाँ भी निकलती हैं, जैसे ये जो आपकी रेंज है, ठीक है, यहाँ से नदियाँ निकलती, चंबल जैसी नदी निकलती है यहाँ पे, ठीक है, लूनी निकलती है जो कि राजस्थान में बहने वाली नदी है, ठीक। यहाँ पे जो आपका प्लेट्यू रीजन है, यहाँ से आपकी महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सारी नदियाँ निकलती हैं। यहाँ पे इसको हम ज़्यादा गोद करके गंदा नहीं कर रहे हैं, मैंने बताया कि ड्रेनेज में रिवर्स को हम लोग अच्छे से देखेंगे, ठीक। तो आप लोग रिवर्स वाले चैप्टर में ज़रूर आइएगा। तो उसके लिए जैसे जो पुराने स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे कंटिन्यू देख रहे हैं उनके लिए तो ठीक है, जो नए हैं तो वो वीडियो आपको आसानी से अवेलेबल हो सके, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, बेल का नोटिफिकेशन दबाना पड़ेगा। इसमें मेरा कुछ नहीं जाता है, जब आप ये करोगे तो अगली वीडियो जब पड़ेगी तो आपको फट से पता चल जाएगी, वरना मिस हो सकती है आपसे, क्योंकि यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो जाती रहती हैं, उनके बीच में वीडियो कहीं मिस हो जाएगी तो आप उसको नहीं पाओगे। इसलिए ये आप अपने लिए कर लो, मेरे लिए ना करो। तो यहाँ पे ये सारी रिवर्स यहाँ से निकलती है, जो कि रिवर्स यहाँ पे जो थोड़ी बहुत खेती होती है उसके लिए हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है, यानी पानी से जो बिजली बनाई जाती है वो पैदा होती है। प्लेट्यू इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे मिनरल्स जो हैं वो पाए जाते हैं, खनिज पदार्थ, जो कि देश के उद्योग के लिए, इंडस्ट्रीज़ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, राइट। तो इस तरीके से जो पेनिनसुलर प्लेट्यूज़ हैं वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हैं। अब अगली चीज़ क्या आती है, द इंडियन डेजर्ट। द इंडियन डेजर्ट, ठीक। तो मैंने भी बताया कि बहुत सारे जियोग्राफर्स ने इसको प्लेन एरिया में ही रख दिया है, लेकिन चूंकि यहाँ पे अलग है तो अलग से पढ़ लो। तो ये वो रीजन है जहाँ पे बारिश बहुत ही कम होती है, लगभग 25 सेंटीमीटर से कम। कहाँ पे है, राजस्थान वाला रीजन थोड़ा सा है, थोड़ा सा क्या राजस्थान वाला रीजन है, ये वाला रीजन डेजर्ट का है, बारिश बहुत कम होती है, इसलिए यहाँ पे ज़्यादातर आपको क्या मिलेगी, सैंड मिलेगी, बालू मिलेगी, ठीक। छोटी छोटी झाड़ियाँ यहाँ पर मिलेंगी और उसी हिसाब से यहाँ पे एनिमल पाए जाते हैं, जैसे ऊँट वगैरह यहाँ पर पाए जाते हैं। बाद में राजस्थान कैनाल यहाँ पे निकाली गई तो खेती होती थोड़ी बहुत, मतलब पहले से ज़्यादा होती है, और इस तरीके से यहाँ पे लोग रहते हैं, राइट। देन आपका है अगला पार्ट जो है वो है कोस्टल प्लेन, समुद्र तटीय इलाके, कोस्टल प्लेन्स। इसमें थोड़ा हमको कंपैरेटिवली डेजर्ट से ज़्यादा ही पढ़ना है, ठीक। तो आपको पता है कि ये आपका वेस्टर्न घाट्स था, ये आपका ईस्टर्न घाट्स था, ये पढ़ा था। इसके बाद में इधर आपका अरेबियन सी है, ये आपका बे ऑफ बंगाल है, तो इसके बीच में सैंडविच जैसा जो ये पार्ट है, यानी इधर से आपका वेस्टर्न घाट, इधर से अरेबियन सी, इधर से ईस्टर्न घाट, इधर से बे ऑफ बंगाल, इसके बीच में ये वाला जो है ये मैदान है, यानी प्लेन रीजन है, जो कि बना किससे, जो समुद्र की क्रियाएं हैं इनकी वजह से, एक्टिविटीज से बना हुआ है, राइट। तो यहाँ पे अच्छी खासी खेती होती है, चावल की, नारियल की, इन सब मसाले, यहाँ पे आपको पता है, हिस्ट्री पढ़े होगे तो मसालों की खेती यहीं पे होती है, वास्को डी गामा यहीं आया था, ठीक। और इसके बाद में फिर लुटेरों का रास्ता इसने क्लियर कर दिया। तो ये वेस्टर्न कोस्ट है, ठीक। जैसे वेस्टर्न घाट्स थे ऐसे वेस्टर्न कोस्ट है, जैसे ईस्टर्न घाट्स थे ऐसे ईस्टर्न कोस्ट है। इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। यहाँ पे गोवा है आपका जो स्टेट, तो पिछले चैप्टर में आपने स्टेट पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो स्टेट का मैप आप जरूर देखिए। तो गोवा है, तो यहाँ से लेकर के जो गोवा वाला रीजन है इसको हम बोलते हैं
ठीक है, यानी वेस्टर्न रीजन है, तो वेस्टर्न रीजन का ये वाला जो रीजन है इसको हम बोलते हैं कोंकण। फिर यहाँ पे जो रीजन है मिडिल वाला, इसको बोलते हैं कन्नड़ या कनारा, और इसको बोलते हैं मालाबार। तो 3 पार्ट में इसको डिवाइड करते हैं। यहाँ पर आएंगे तो इसको बोलते हैं कोरोमंडल, यानी जो ईस्टर्न कोस्ट का सदर्न हिस्सा है, और नॉर्दर्न हिस्सा जो इसको बोलते हैं नॉर्दर्न सरकार। ये ज़्यादा चौड़ा है, यहाँ पर ये कम चौड़ा है, इधर वाले ज़्यादा ही चौड़े हैं। ठीक, तो इस तरीके से ये आपके कौन से रीजन है, कोस्टल प्लेन रीजन है। इनका वैल्यू क्या है ये मैंने आपको अभी बताया। ठीक है, देन आपका आता है आइलैंड्स। तो आइलैंड्स आपके बेसिकली 2 हैं, कौन से, लक्षद्वीप आइलैंड और अंडमान निकोबार आइलैंड। लक्षद्वीप आइलैंड्स जो हैं वो बने हैं आपके कोरल आइलैंड्स हैं। पहले वो लक्काद्वीप, मिनिकॉय, एमिनी द्वीप, इन सब नामों से जाना जाता था। फिर 1973 में उसका नेम बदल के पूरा लक्षद्वीप रखा गया। ठीक, ये यहाँ पे अगर पॉलिटिकल थॉट से जाओ तो यहाँ पे ये आपके यूनियन टेरिटरीज में आते हैं, यानी केंद्र शासित प्रदेश में आते हैं। ठीक, और इसी तरीके से आपका ये मैप में बता दें, यहाँ पे अंडमान निकोबार आइलैंड्स है और ये आपके लक्षद्वीप आइलैंड है। यहाँ पे टाइडल फॉरेस्ट पाए जाते हैं, बहुत सारे जो है यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है, एनिमल्स पाए जाते हैं। इस तरीके से यहाँ पर भी इसी तरीके के रीजन है, बहुत सारी यहाँ पे जो जनजातियाँ पाई जाती है, यानी ट्राइबल पॉपुलेशन पाई जाती है। तो इस तरीके से आपने देखा कि हमारा जो देश है वो कितनी तरीके से की विविधताओं से, अभी जो कि फिजियोग्राफिक डिवीजन से देख रहे थे तो हमने खाली ये देखा कितनी भौतिक विविधताओं से भरा पड़ा है। फिजियोग्राफिक फीचर्स यहाँ पे कितने तरीके से पाए जाते हैं। और भी मैंने बताया ना कि कई चीज़ों की विविधता है, लेकिन अब चूंकि चैप्टर फिजियोग्राफिक का था तो इस तरह की विविधता को देखा। अलग अलग विविधताएं हैं तो हमें अलग अलग तरीके से हेल्प करती हैं। जो प्लेट्यूज हैं वो हमारे लिए मिनरल्स देते हैं, जो प्लेन रीजन है वो हमारे लिए ग्रेनरीज हैं, यानी खाद्यान्न के भंडार हैं। जो हिमालयास हैं वहाँ से हमें नदियाँ निकलती हैं जो कि इस ग्रेनरीज को इरीगेट करती हैं, वेजिटेशन मिलती है, वहाँ से फॉरेस्ट मिलते हैं। ठीक है, कोस्टल रीजन है, यहाँ पर भी खेती होती है। ठीक, डेजर्ट भी है, उसका भी भारत में बारिश वगैरह कराने का बहुत ज़्यादा वैल्यू है, यानी वो भी बेकार नहीं है यहाँ पर। ठीक, तो इस तरीके से जो आइलैंड्स हैं इनका अगर देखो पॉलिटिकल स्ट्रेटजिक महत्व तो बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे अगर हमारे जो सैनिक बेस हैं तो इधर से मेन बाउंड्री की रक्षा भी करते हैं, तो इस तरीके से इन सब का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो पूरा 1 घंटे का हो रहा है। आई थिंक आपको ये चैप्टर पूरी तरीके से क्लियर हो गया होगा। तो चैप्टर कैसा लगा आपको, तो ये चीज़ आप कमेंट बॉक्स में अगर लिखोगे तो मुझे भी मज़ा आएगा कि हाँ मैंने अच्छा पढ़ाया है। और बिल्कुल कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करो, क्वेश्चन पूछो। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू, बाय बाय।